दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश में जो राजनीति का माहौल है, वह लगातार गर्म हो रहा है और एक तरफ जहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो आयोजन को लेकर तमाम तरह की सरगर्मी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। और साथ ही इंडिया गठबंधन की कल एक बैठक हुई, वर्चुअल बैठक, जिसमें उनके संयोजक पद को लेकर चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि उसमें नीतीश कुमार का नाम सोनिया गांधी की तरफ से प्रस्तावित किया गया संयोजक के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको कहा कहकर अस्वीकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका संयोजक पद भी इंडिया गठबंधन का कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के पास रहना चाहिए। तो इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया और जिसमें सभी ने लगभग जो उसमें वर्चुअल बैठक में उपस्थित थे, सभी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति दर्ज कराई। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि जो इस वर्चुअल बैठक में कुछ नेता जो मुख्य रूप से उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनसे भी चर्चा करके इसकी फिर औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो इस तरह के जो इसमें नया घटनाक्रम सामने आया है कि यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार संयोजक हो सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का उन्होंने खुद प्रस्ताव दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के संयोजक बनने के बाद इंडिया गठबंधन की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो आज शुरुआत कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा हो रही है, उसके क्या राजनीतिक रूप से उसमें क्या सामने आ सकते हैं नीचे निकल के न्याय यात्रा के द्वारा कांग्रेस अपना जो संदेश है, क्या लोगों तक आराम से पहुंचा पाएगी? और साथ ही अयोध्या में जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर और लगातार बीजेपी इस मुद्दे से लोगों को जोड़ने की तरफ भी अपनी सारी सक्रियता उन्होंने बढ़ा दी है। तो इन तरह के तमाम मुद्दे इस समय भारतीय राजनीति में छाए हुए हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे संवाद इंडिया मंच पर और हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का उनका अनुभव है और आप उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न डिबेट में देखते हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही राकेश अचल जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं ग्वालियर से और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का उनका अनुभव है, उनका मैं बहुत स्वागत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही धनंजय कुमार जी हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़े हुए हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका भी अनुभव है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं धनंजय जी से ही करता हूँ। धनंजय जी, आपको क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन के देखिए कल जो बैठक हुई, वर्चुअल बैठक उनकी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक तरह से सर्वसम्मति से सभी ने मान लिया है और खास तौर से जो इंडिया गठबंधन की राजनीति का माना जाता है कि नीतीश कुमार कन्वीनर हो सकते हैं, ऐसे में उनके द्वारा स्वयं पद न लेने की इच्छा प्रकट करना और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव करना, यह क्या दर्शाता है इंडिया गठबंधन राजनीति के दृष्टिकोण से? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, ऐसा डायलॉग अक्सर लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ जीवन का अगला पल ही जो है क्या है वो नहीं पता, लेकिन हम संभावनाओं के साथ चलते हैं कि जीवन के अगले पल में हमारी और तरक्की होगी। हर आदमी अपनी तरक्की चाहता है और चाहना चाहिए भी। अब देखिए कि नीतीश कुमार, ये जो गठबंधन हुआ है विपक्षी दलों का, इसके सूत्रधार माने जाते हैं, क्योंकि प्रयास शुरुआत उन्होंने ही की। कोई ये भी कह सकता कि क्या वो नहीं होते तो क्या गठबंधन नहीं होता? बिल्कुल होता। किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन जिसने उस काम को किया उसका नाम तो होगा, उसको नाम तो देना पड़ेगा। तो शुरुआत से जब सूत्रधार का मतलब क्या, कन्वीनर, तो कन्वीनर बनाए जाएंगे, मीडिया में चर्चा, लोग चर्चा, पता नहीं क्या क्या हुआ, पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ। तो भाई हर आदमी के अपनी, उसका अपना ईगो है, उसका अपनी जो है उसकी मर्यादा है, उसका मान सम्मान है। ठेस लगती है सब किसी को ज़्यादा, किसी को कम। संत भाव में तो कोई राजनीति में होता नहीं, और जो संत भाव में राजनीति में है, राजनीति में नहीं होना चाहिए, उसको कहीं और होना चाहिए। जब यहाँ धार्मिक लोग राजनीति में ईगो लेके घूम रहे हैं, तो वो तो राजनीति ही करने आया है। तो नीतीश कुमार को फिर ये कहा जाना कि आप अगली बार फिर देखेंगे या उससे कंसेंसस बनेगा तब होगा, तो जाहिर उनको चोट लगी होगी और वो नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहिए। मैं भी कहता हूँ नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, कन्वीनर की भूमिका क्या है? अब क्या बची है कन्वीनर की भूमिका? कन्वीनर की भूमिका होती क्या है? कन्वीनर की भूमिका होती है जो मीटिंग कन्वीन करता है, जो सब लोगों को जोड़ करके फलाना तारीख को हम मीटिंग कर रहे हैं, सबके बीच कोऑर्डिनेशन करता है, उनको एक मंच पे बुलाता है। यही कन्वीनर की भूमिका है। तो नीतीश कुमार के पास इतना टाइम बचा है, उनको अब जो है ये बात है जुलाई की, जुलाई से आ गया, जनवरी आ गई, उनको भी तो अपना चुनाव लड़ना है। और नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता तो है नहीं, नीतीश कुमार जनता दल यू के नेता है। जनता दल यू कांग्रेस के सामने बहुत छोटी पार्टी है।
इसलिए सब लोग कहते भी हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो बेकार देख रहे हैं, कैसे बनेंगे। सही बात है, लेकिन सपना देखने की सबको छूट है। मैं भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ। कल को क्या होगा क्या पता है। मनमोहन सिंह ने थोड़े प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, बन गए प्रधानमंत्री, तो कुछ भी हो सकता है। अब बात है कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीति करते हैं, और वो ऐसी राजनीति करते हैं जिस राजनीति के दो तरीके आज की तारीख में दिखाई पड़ते हैं हमको, दो प्लेटफॉर्म है। एक राजनीति आप जम के करप्शन कीजिए, भाई भतीजावाद कीजिए, इसको उसको सबको फेवर कीजिए। तमाम तरीके के जो करप्शन होते हैं, केवल आर्थिक करप्शन नहीं, सामाजिक करप्शन, जातीय करप्शन, धार्मिक करप्शन, सारे करप्शन कीजिए और आप बड़े नेता बन जाइए। एक तरीका ये है। एक पैमाना है कि आपने न जाति के नाम पर आपने खेल किया, राजनीति की, न धर्म के नाम पर राजनीति की, न आपने जो है राजनीति इस बात पे की कि मेरा भतीजा या मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, कोई नहीं किया। जितने जो राजनीति में शुचिता की बात कही जाती है, नीतीश कुमार उन तमाम शुचिताओं पे खरे उतरते हैं। और नीतीश कुमार ने बिहार में पूरे तौर पे डेवलपमेंट की राजनीति की, जो एक राजनेता का धर्म होता है। राजनेता का धर्म क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम और इस्लाम और पता नहीं क्या क्या है, वो राजनेता का धर्म नहीं होता है। राजनेता का धर्म होता है कि वो सही राजनीति करे और उनके उनके जो नागरिक हैं, उनकी जो प्रजा है, जो भी, अगर राजा है तो प्रजा है, और अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है तो लोकतंत्र में नागरिक है। तो नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो प्रयास करे, उसके पास विजन हो। नीतीश कुमार ने पिछले इतने सालों में बिहार को एक अलग जगह पे लाके खड़ा किया। बिहार अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा बिहार कैसा था और कैसा है। अब बिहार की तुलना कोई गुजरात से करेगा, महाराष्ट्र से करेगा, तो मैं बोलूंगा कि आपको जो है नहीं जानकारी है, मत करो तुलना। पाकिस्तान की तुलना अमेरिका से करोगे तो क्या करेगा कोई आदमी? पाकिस्तान अमेरिका नहीं हो सकता है, अमेरिका पाकिस्तान नहीं हो सकता है। तो वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट की राजनीति की, और जातीय जात इस देश की सच्चाई है, तो जातीय समीकरण उन्हें जोड़ घटाव किए। और कई लोग ये भी उन पे आरोप लगाते हैं कि वो जो है दल बदलू हैं। तो जनता को क्या कहिएगा? जनता तो आज कभी समाजवादी पार्टी को चुन लेती है, नागरिक कभी वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को, कभी देते हैं कांग्रेस पार्टी को, कभी दे देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, कभी। तो क्या वो दल बदलू है? जनता के बारे में ये कहिएगा कि आप पब्लिक को आप तो दल बदल लेते हो भाई। आप जब शुरुआत में आपने कांग्रेस को वोट दिया था तो उसी को वोट देते रहना चाहिए था। जनता पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता, पत्रकारों पे भी कोई सवाल नहीं करता कि कल तक तो आप जो है नेहरू जिंदाबाद कर रहे थे, कांग्रेस इंदिरा गांधी जिंदाबाद कर रहे थे, राजीव गांधी जिंदाबाद कर रहे थे, सोनिया गांधी जिंदाबाद कर रहे थे, आप मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं। आप दल बदलू नहीं है, ये कोई सवाल नहीं कर रहा है पत्रकारों से। आज के तारीख में पत्रकार क्या पत्रकार रह गए? उनसे भी सवाल किए जाने की जरूरत है। तुम कैसे पत्रकार, भाट हो या पत्रकार हो? तो ये जो मीडिया में चलाया जा रहा है, जो राजनीति में हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। और नीतीश कुमार ने एक सही फैसला लिया, और सही फैसला ये जाके टिकता है अब चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे और किसको कितनी सीट आई, उसके हिसाब से नीतीश कुमार की राजनीति बनेगी। और नीतीश कुमार फिर से वहीं आके खड़े हो गए। एक ये भी त्रासदी बोलिए या कहिए कि राजनीति की अपनी विडंबना है या जीवन की, कि फिर वहीं खड़े हो गए जहां उनको प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना होगा। वो बीजेपी के साथ रहे कि जनता या आरजेडी के साथ रहे, ये हमेशा बिहार में यही दल बदलू होने का कारण इनका वही कहा जाता है कि कभी वो बीजेपी के साथ है, कभी वो आरजेडी के साथ है। उनके लिए कोई अछूत नहीं है, राजनीति में कोई अछूत होना भी नहीं चाहिए। बीजेपी तो किसी को भी अपना लेती है। बीजेपी कभी कहती है कि मैं इसके साथ नहीं आऊंगा। वो तो अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी टूट के वहां जाते हैं तो जोड़ लेते हैं वो। तो राजनीति में कोई अछूत नहीं है। जब अछूत का समाज में हम विरोध करते हैं और बोलते हैं किसी को अछूत कर कैसे बोलिएगा, तो राजनीति में कैसे अछूत बनाते हैं? नीतीश कुमार ने जो किया, क्या वो करके गलत किया वो, हाँ उंगली करो कि हाँ ये आपने गलत किया। आप दल बदल लिए इस बात को लेकर के, क्योंकि मीडिया बीजेपी के अनुसार संचालित है और मीडिया में बीजेपी तय करती है कि नैरेटिव क्या होगा। और उस नैरेटिव के तहत नीतीश कुमार चूंकि उसकी, जिसको हमारे बिहारी भाषा में कहते हैं खरमंडल कर देना, जो एक चला जा रहा था बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, कि इनका कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी अब विपक्षी गठबंधन बन नहीं सकता है, विपक्ष एक साथ हो नहीं सकता। नीतीश कुमार ने एक कर दिया। फिर हुआ कि जो है नरेंद्र मोदी किस बात पे हमला करते हैं? भाई भतीजा बात पे, परिवारवाद पे हमला करते हैं, भ्रष्टाचार पे हमला करते हैं। नीतीश कुमार के साथ दोनों मैच नहीं करता है।
न परिवारवाद कर करके उनको आप किनारे कर सकते हो, न भ्रष्टाचारी कह के किनारे कर सकते हो। नहीं तो उनके पास भी ईडी भेज सकते थे, भेजते वो ईडी। और ऑपरेशन लोटस तमाम पार्टियों में हुआ, उसमें नहीं कर पाए वो। क्यों नहीं कर पाए? नरेंद्र मोदी जी को बैठ के सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों हम नहीं कर पाए। बीजेपी के तमाम नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम ऑपरेशन लोटस जेडीयू के भीतर क्यों नहीं चला पाए, और जिसको ले गया उसको चला ही जाना चाहिए था, उसके होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो बोझ ही था एक तरह से। मैं जानता हूं उस आदमी को, हमारे जिला का आदमी है। आईएएस ऑफिसर के अलावा क्या आप आईएएस ऑफिसर के तौर पे पहले सुख भोगिए, फिर अचानक राजनेता बन जाइए, और फिर आप कहिए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं सत्ता बदलूंगा। तो सब आप ही करोगे, दूसरों के लिए कुछ छोड़ो। तो नीतीश कुमार का कन्वीनर नहीं बनना, ये जो है मैं मानता हूं उनके लिए एक सही कदम है। अब एक और 2 लाइन बोल दो उस पर कि इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे और अपनी पार्टी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाई हमको अपनी सीटें, अपने लोगों को जमा करना, इकट्ठा करना है, क्योंकि अब नई लड़ाई लड़नी है। और एक बात और जान लीजिए, संभावनाओं को मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। कई दल हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, कई दल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है। तो थर्ड फ्रंट के लिए भले नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, जो फ्रंट है वो कांग्रेस के साथ है, वो फर्स्ट फ्रंट यही है। लेकिन कई सारी पार्टियों के लोग छूटे हुए हैं जो किधर भी नहीं है, उनके लिए भी तो स्कोप है। तो 2024 का जो चुनाव होगा, अब की बार 4,400 पार कोई जरूरी है? हो सकता है 200 पार न कर पाए। तो 200 पार जब नहीं करेंगे तब क्या होगा, ये विचार करने का विषय है। नीतीश कुमार वहां वो देख रहे हैं जी। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और इसी प्रश्न को लेकर मैं राकेश अचल जी के पास आता हूँ। राकेश जी, जैसे आपने धनंजय जी को सुना और उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि जिस तरह से उन्होंने पूरा इंडियन गठबंधन का स्वरूप और जो आकार है, उसके बड़ा करने में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार जी की रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो जो संभावनाओं खेल के बारे में उन्होंने विशेष रूप से मतलब सबको ध्यान खींचा है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी संभावनाएँ अभी इंडिया गठबंधन या विपक्ष की राजनीति के लिए हैं, जिसमें और उनका जो गठबंधन और विस्तार ले सकता है या दूसरी नई राजनीतिक संभावनाओं को वह प्राप्त कर सकते हैं? देखिए प्रशांत जी, गठबंधन तो पूरा स्वरूप ले चुका है, अब उसमें विस्तार की कोई संभावना नहीं है। जो भी छोटे-मोटे दल थे, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, वहाँ 34-38 पार्टियाँ शामिल हैं, जिनके पार्षद ही नहीं है, विधायक ही नहीं है, सांसद तो दूर की बात है। तो गठबंधन की आकृति तो पूरी बन चुकी है। अब सवाल है नेताओं की भूमिका का। तो नेताओं की भूमिका में भी जो नीतीश कुमार है, उन्होंने अपना पोस्टर ले लिया है, उन्होंने अपनी भूमिका खुद चुन ली है। निश्चित तौर पर अगर समय से रहते उनको कन्वीनर के तौर पर घोषित कर दिया जाता, तो थोड़ी-सी गठबंधन के की व्यवस्थाएँ करने में और आसानी होती। लेकिन इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा कि वो संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं या एक घटक दल के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का गठबंधन तो पहले से था। विपक्ष के गठबंधन का केवल सिर्फ नामांतरण बदला है, कायांतरण नहीं बदला है। कायाएँ तो वही हैं सारे सब कुछ, एक आध दल को आप छोड़ दें, तो सब जो जो पहले थे वो आज भी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में पहले भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, 2019 की लड़ी है। तो 2024 की लड़ाई में सिर्फ अंतर इतना आ रहा है कि इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करे और उस नेतृत्व को घटक दल सारे माने कि न माने। तो अभी जो छोटे-मोटे स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बंगाल में ममता जी की बात आती है, तो बार-बार वो थोड़ा-सा अपना रुख बदलती हैं। लेकिन अंततोगत्वा उन्हें वहीं आना है। और जहाँ तक सवाल है, अभी धनंजय जी ने जो संकेत किया कि कुछ दल अभी भी ऐसे हैं, जो ना कांग्रेस के गठबंधन में है, ना भाजपा के गठबंधन में है। वो अपनी सुविधानुसार अपने राज्य की और अपनी व्यक्तिगत सुविधा के हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं। जैसे खास तौर पर उड़ीसा की बात कर रहे हैं, बीजू जनता दल की जब बात आती है, या अभी जैसे बहुजन समाज पार्टी असमंजस में है कि वो कहाँ जाए, कहाँ ना जाए। लेकिन ये जो महाभारत 2024 का है, उसके लिए सेनाओं और सेनापतियों का निर्धारण हो चुका है। इसमें नीतीश कुमार की भूमिका निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। खरगे जी के कद-काठी के सामने वो उनका अलग शिनाख्त है देश में और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। तो अब भाग्य में उनके में अगर प्रधानमंत्री बनना लिखा होगा, तो पहले तो आंकड़े जुटा ले, ये जो इंडिया गठबंधन है, और आंकड़े जुटाने के बाद
किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि 4 महीने के चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री इस देश में बने हैं। इंद्र कुमार गुजराल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, वो भी बने, वीपी सिंह भी बने। देवगौड़ा जी को कौन जानता था, हमने तो नाम ही पहली बार सुना था जब वो प्रधानमंत्री बन के आए थे तब। बल्कि संसद सदस्य के रूप में भी उनकी कोई शिनाख्त नहीं थी। तो ये सब विषय बाद के हैं। अभी तो लड़ाई ये है कि जो धर्म की आंधी पूरे देश में अब वो बिल्कुल उफान पर है, इससे इससे कैसे निपटा जाए। और वो मेरे ख्याल से उसका श्री गणेश इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल ने, कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए शुरू कर दिया है। ये न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो ये सारे मुद्दे जो जिन पर अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन कन्वीनर है, कौन अध्यक्ष है, गौड़ हो जाएंगे। लड़ाई का स्वर एक दिखाई देगा, वो तब दिखाई देगा कि जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा गठबंधन के जो प्रमुख दल है, खासतौर पर बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में गुजर के जो वातावरण बनाएगा, उससे ये तय होगा कि ये गठबंधन निर्णायक भूमिका में आ चुका है, अन्यथा जनता भाजपा की आंधी के साथ फिर बहने के लिए तैयार है। तो अभी समय है, थोड़ा सा समय है, 22 जनवरी के बाद देखते हैं क्या क्या स्थितियां बनती है। क्योंकि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि इतनी तमाम सारी आंधियों के बावजूद हर बार नए मुद्दे लाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो मुद्दा 10 दिन 15 दिन से ज्यादा चलता नहीं है, तो उसको बड़ी तेजी से नए मुद्दे खोजने होते हैं। मुझे ये लगता है कि 22 जनवरी के बाद ये मुद्दा भी जो राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है, ज्यादा दिन खींचने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा आप खींचेंगे तो रामनवमी तक ले जाएंगे, लेकिन तब तक तो चुनाव भी हो जाएंगे अप्रैल तक, जब तक ये रामनवमी आएगी। तो ये ढोवा ढाई जो चल रही है भक्तों की, 3.5 करोड़ लोगों को लेके जाना, उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण है, ये 3.5 करोड़ से 10 गुना ज्यादा लोगों से विपक्ष के लोग मिल लेंगे और अपनी बात कर देंगे। तो उम्मीद रखना चाहिए। और नीतीश कुमार को के प्रति हमारी सद्भावना भी है और शुभकामना भी है कि चुनाव के बाद अगर उनके हिस्से में देश का नेतृत्व आए तो ये देश के लिए अच्छी बात है। जी, 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 जी। तो मैं सुनील जी की बात सुनूँ, सुनील जी से आपने अचल जी को सुना और धनंजय जी ने भी कई सारी बातें मुख्य रूप से उन्होंने कहा और ख़ास तौर से जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जो सर्वसम्मति से सबके द्वारा स्वीकार करना और नीतीश कुमार की जो भूमिका है, उसको किस तरह से आप देखते हैं और चाणक्य क्या अगर दर्जा दें, उन्हें चाणक्य की उपाधि दें अगर एक तरह से इंडिया गठबंधन के क्योंकि पूरे गठबंधन को स्वरूप देने में बड़ी भूमिका उनकी रही है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जैसे चलती है तो दलित नेता के रूप में उनकी एक कहा जा रहा है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से होते हैं या कन्वीनर एक चेहरा उनके सामने आता है, तो दलित राजनीति में भी कहीं न कहीं बदलाव का दौर देखने को मिल सकता है देश के अंदर। आपको क्या लगता है पूरी अगर दोनों इस तरह की अगर घटनाक्रम को देखें मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर? धन्यवाद प्रशांत जी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो चेयरमैन बनाया गया है वो एक अच्छा कदम है। एक अनुभवी नेता को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को केवल दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना, ये मुझे लगता है कि उनका अवमूल्यन है, उनको बहुत कम करना है। आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि देश के सर्वाधिक अनुभवी नेता वही है। उससे बड़ा, उनसे ज़्यादा संसदीय अनुभव किसी के पास नहीं। और एक साफ-सुथरी राजनीति के प्रतीक हैं वो और एक संघर्षों के प्रतीक हैं कि संघर्ष करके बहुत ही सामान्य परिवार से इस स्थिति तक पहुँचे। लोगों के बीच में, सामान्य नागरिकों के बीच में भी मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की एक विश्वसनीयता है। तो एक अच्छा चयन है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार जी को कन्वीनर पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस जो इंडिया दल समूह का गठन है या जो इसकी पूरी परिकल्पना है, वह नीतीश कुमार की ही देन है। और नीतीश कुमार ही एक अकेले व्यक्ति हैं, जिनका विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ संवाद कायम करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, हर जगह जा कर के। नीतीश कुमार जी से किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने अपनी पहल से किया। और अगर अगर ये बात कही जाए कि मैंने कई जगह वो गए, उनको लोगों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना अभियान तो बंद नहीं किया। वो नवीन पटनायक साहब से मिलने गए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम रहेंगे, रहेंगे। और उनसे मिलने के तुरंत दूसरे दिन नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली चले गए थे। केसीआर साहब से उनकी मुलाकात हुई, केसीआर साहब उनकी मुलाकात के तीसरे दिन से ही लग गए थे, उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास में लग गए वो। मायावती जी से मिलने के लिए गए थे, मायावती जी का रुख आज तक साफ नहीं है। हम और आप कल्पना करते हैं या उनकी बातों का एनालिसिस करते हैं कि इंडिया दल समूह में आएँगी।
लेकिन जो जिस तरह का उत्साह उनको दिखाना चाहिए था, उन्होंने आज तक नहीं दिखाया। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार जी ने इस अपने प्रयास को रोका नहीं और एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में इंडिया दल समूह को जब लेकर के हमने विपक्षी दलों को, जो गैर भाजपा राजनीति करने वाले दल हैं, उनको एक साथ लेकर के आए। वो उन्होंने अपनी पहल से किया, सफलताओं को दरकिनार करके। मेरा मानना यह है कि तमाम चीज़ों को, कि उनको नियुक्ति में देरी हुई, उनको एक प्रभावशाली भूमिका नहीं दी जाए, जो भी उनके कारण हो, लेकिन इस जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, जो बीजारोपण उन्होंने किया था, उसको अंतिम अंजाम तक ले जाने के लिए नीतीश कुमार को इस पूरे इंडिया दल समूह की गतिविधियों के केंद्र में रहना नितांत आवश्यक है। और अभी भी जैसे हम आप बात कर रहे हैं कि कई ऐसे दल हैं जो आने वाले दिनों में इंडिया दल समूह को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ भी जो संवाद की स्थिति है वो नीतीश कुमार की ही है। और लोग उनको जो उनके विरोधी हैं या खासतौर से भारतीय जनता पार्टी उनको जो पलटू राम कहती रही है, लेकिन ये उनके ऊपर चस्पा नहीं हुआ। आप पलटू राम तब होते हैं जब आप अपने मूल विचार से आप अलग हो जाए। दलों के साथ जाना, दलों को मिलाना और सरकार चलाना, यह पलटू राम की व्याख्या नहीं है। व्याख्या ये होगी कि आप बदले और आपने जो आपकी विचारधारा थी, आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चल रहे थे और आप सांप्रदायिक हो गए। आप समाजवाद की राजनीति कर रहे थे, आप प्रो कॉर्पोरेट हो गए। इसको आप कर सकते हैं। आप बिहार की जनता ने या नीतीश कुमार के समर्थकों ने उनको इस रूप में कभी नहीं लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के रवैये पे चलने लगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं मिली बिहार में, उन्होंने अपनी गतिविधियों को ही संचालित किया, तो वो स्थिति नहीं है उनके साथ। ठीक है, उनके विरोधी जो भी कहते हो, तो मेरा अपना मानना यह है कि इस बिना पर कि यह निर्णय लेने में देरी हुई और नीतीश कुमार जी उसको स्वीकार कर दें, यह मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस पौधे को उन्होंने लगाया है उसकी निराई गुड़ाई, उसको व्यवस्थित करना, उसको दीमक से बचाना, उसको पानी बरसात पाला से बचाना, सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और क्योंकि उनके उसके मूल में वो है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस इंडिया दल समूह की विश्वसनीयता के पीछे नीतीश कुमार की बड़ी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यह तथ्य है कि वो इंडिया दल समूह छोड़ को जाएंगे नहीं। जो उन्होंने स्टैंड ले लिया है, वह स्टैंड उन्होंने ले लिया। वो इस समय एक गैर भाजपा राजनीति के वो प्रतीक बन गए और एक लंबी दूरी उन्होंने तय कर ली। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया दल समूह को छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, वो रहेंगे इंडिया दल समूह के साथ ही। लेकिन साथ रहना और सक्रिय रहना दो अलग चीजें, और वह सक्रियता नीतीश कुमार जी से अपेक्षित है, अभी भी अपेक्षित है। इतना ठीक है, उनको अपना दल चलाना है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और दल चलाने के नाम पर की जिम्मेदारी तो ललन सिंह छोड़ दिए कि उनको चुनाव लड़ना है, एक अलग का एक है। लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी नितांत आवश्यक है, सक्रिय मौजूदगी, मतलब अगर वो गठबंधन में रहे तब भी। और मेरा अपना यह मानना है कि इंडिया दल समूह की बातों को, मंतव्यों को, एजेंडे को मूल राजनीतिक विमर्श में लाने के लिए नीतीश कुमार जैसे नेताओं की सक्रियता भी आवश्यक है। अगर आप केवल सीमित हो जाएंगे, नीतीश कुमार जैसा नेता केवल बिहार तक सीमित हो जाए या अपनी जनता दल यू तक सीमित हो जाए, तो मेरा यह मानना है कि आप इंडिया दल समूह के नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप उनको बिहार से निकल करके उत्तर प्रदेश जाना होगा, उत्तराखंड जाना होगा, झारखंड जाना होगा, मध्य प्रदेश जाना होगा, छत्तीसगढ़ जाना होगा और सबके साथ जाना होगा। यह लोगों के बीच में यह संदेश देने के लिए कि इंडिया दल समूह पूरी ताकत के साथ, अपने वैचारिकी के साथ और अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। तो वह भी इस जिम्मेदारी से भी नीतीश कुमार को वंचित नहीं किया जा सकता, उनको अलग नहीं किया जा सकता। इंडिया दल समूह में क्या खटपट चल रही, हर दल अपना अपना राजनीतिक स्वार्थों या राजनीतिक हितों के बारे में लगा हुआ है, कोई नहीं छोड़ सकता उन बातों को, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर, जैसे कि कांग्रेस ने भी ये कहा, कांग्रेस ने तो अपने रायपुर अधिवेशन में कहा कि हम विपक्षी एकता के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो वह रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। और मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार को केवल जनता दल यू तक सीमित कर देना या बिहार तक सीमित कर देना उनके साथ अन्याय है। और इंडिया दल समूह के साथ
जनता जुड़ने की बात कर रही है, उनके साथ भी अन्याय है। क्योंकि कुछ प्रमुख चेहरे ही हैं जिनके नाम पर आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। खासतौर से उन इलाकों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का असर है या भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक पहल शुरू करने की जो बात की जा रही है, उसमें नीतीश कुमार जैसे नेताओं की आवश्यकता है। जो जिस एजेंडे को लेके चल रहा है इंडिया दल समूह, जैसे सामाजिक न्याय की बात है या ये जाति जनगणना की बात है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने की बात है या जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जिन सवालों को आगे ला करके जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको पीछे करने की बात की जा रही है, उसमें नीतीश कुमार चेहरा है। आप अगर आप इस देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि एक पार्टी है जो धार्मिक स्थलों के विकास में लगी हुई है और एक गठबंधन है जो नौकरी की बात करता है, उसका चेहरा नीतीश कुमार है। हाल के कुछ महीनों में ही नई सरकार बनने के कुछ महीनों के महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी दे दिया और अभी कल परसों में 30-35 हजार लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा। तो यह विमर्श कैसे आगे बढ़ेगा? अगर इन गतिविधियों में शामिल व्यक्ति अगर आगे नहीं होगा और अपनी बात को नहीं कहेगा, तो इस विमर्श को कैसे ला सकते हैं आप केंद्र में? और कन्वीनर का मतलब ये होता है कि आप एक चेहरा है। मैंने कन्वीनर की बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बैठकों को बुलाना ही थोड़ा कन्वीनर की जिम्मेदारी है। अगर कहीं मतभेद की स्थिति है, कहीं आपसी राग द्वेष पैदा हो रहा है, कहीं लोग अपने राजनीतिक हितों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कहीं हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो कन्वीनर की जिम्मेदारी हो जाती है। और एक मजबूत कन्वीनर जिसके पास कन्विक्शन है, अगर वो मौजूद होता है, तो इन छोटे-मोटे चीजों को सबके समाधान में दिक्कतें नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति गैर भाजपा दलों में बनी, इसके लिए जॉर्ज फर्नांडिस का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। अगर वो कन्वीनर नहीं होते, बहुत सारी असुविधाएं होती। इसलिए नीतीश कुमार की आवश्यकता है कि अगर आज कहीं विवाद हो रहा है, अगर पश्चिम बंगाल में कोई मतभेद पैदा हो रहा है, तो हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। विभिन्न दलों के साथ संवाद कायम करके सफलतापूर्वक सरकार चला लेना, अपने एजेंडे के साथ चला लेना, यह इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार बिहार में कभी अपने बूते सरकार नहीं बनाए हैं, हमेशा भी गठबंधन की सरकार रही है और सफलतापूर्वक चली है। गठबंधन से वो अलग हुए, उनसे अलग कोई नहीं हुआ। तो एक ऐसा नेता जिसकी विश्वसनीयता और कन्वीनर होने का ये मतलब होता है कि एक व्यक्ति, एक चेहरा, जैसे चेयरमैन क्या करेंगे? हर हर राजनीतिक दल अपने-अपने इलाकों में अपने-अपने राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, लेकिन एक चेहरा है। आप कह सकते हैं एक संगठन का रूप ले लिया। ये और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आपने रखा, एक मजबूत चेहरा सामने आया। जनता लोग जो गैर भाजपा लोग हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं। वैसे ही कन्वीनर में नीतीश कुमार की भूमिका, और नीतीश कुमार इस गठबंधन में अकेले गैर कांग्रेसी नेता हैं, जिनका कई राज्यों में असर है। इस तरह का कोई चेहरा आपके पास नहीं है। न तो आप अरविंद केजरीवाल पे उतना भरोसा कर सकते हैं, न ममता जी के ऊपर उतना भरोसा कर सकते हैं, न स्टालिन साहब के ऊपर उतना भरोसा कर सकते हैं, हाँ, कई राज्यों में अपील। ये नीतीश कुमार की अपील है और हिंदी भाषी कोई ऐसा राज्य नहीं जहां उनकी अपील न हो, और इसलिए उनको कन्वीनर बनाने का जो प्रस्ताव है, उनको नीतीश कुमार जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी गठबंधन वहां स्थितियां चल रही हो। दूसरी चीज की जो न्याय यात्रा चल रही है, यह न्याय यात्रा को आप 2024 के चुनाव के मद्देनजर अगर आप इसकी चुनावी सफलता का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो जिस राज्य से यह न्याय यात्रा गुजरे, उस राज्य के राजनीतिक दल उसमें शामिल होंगे, इंडिया दल समूह के, तभी आप अपेक्षित परिणाम पा सकते हैं। अन्यथा ये कांग्रेस की न्याय यात्रा बनकर रह जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में सर ये जाती है और वहां पे तृणमूल कांग्रेस के लोग उसमें शामिल नहीं होते, अगर वामपंथी उसमें शामिल नहीं होते, वामपंथी शामिल भी होते, अगर तृणमूल नहीं शामिल होती, तो वह संदेश नहीं जाएगा। यह संभव नहीं है। वहां उनके लोगों को शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप भले आपके मन में कुछ भी भाव हो, भारतीय जनता पार्टी जो आपकी विरोधी पार्टी है, वह इस बात को लोगों तक पहुंचाने में, अपने लोगों तक पहुंचाने में सफल रहेगी कि इनमें एकता नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप जनता के बीच में अपनी एकता का परिचय, अपनी एकता का आश्वासन,
एक अपनी एकता की विश्वसनीयता आप नहीं कायम कर पाएंगे, तो इंडिया दल समूह को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वह परिणाम नहीं मिलेंगे जिसकी वो कल्पना किए होंगे कि हम एक साथ आ गए हैं तो ढेर सारे हमारे राजनीतिक या चुनावी फायदे हो सकते हैं। क्योंकि जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, अपने पूरे संगठन के साथ, पूरी एकता के साथ चुनाव मैदान में पूरी चुनौती दे रही है। तो लोगों को भी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे आकर्षित हो, तो इंडिया दल समूह को इस तरह की विश्वसनीयता कायम करनी पड़ेगी। और यह एक जो न्याय यात्रा है, एक बड़ा 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 अवसर है। और इसको इस रूप में भी मैं मानता हूँ कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके बीच में एक तरह की सिनर्जी एक तरह का तालमेल पैदा करने की जो जिम क क की जो ज़रूरत होती है गठबंधन की राजनीति में, चुनावी राजनीति में, उस ज़रूरत को भी यह न्याय यात्रा पूरी करती है। जी, अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल, कांग्रेस, वामपंथी सब एक साथ उस यात्रा में शामिल होते हैं और लोगों के बीच में चलते हैं, तो इसका संदेश जाता है। अगर बिहार में आरजेडी, जेडीयू, वामपंथी, कांग्रेस एक साथ उस यात्रा में शामिल होते हैं, जगह-जगह उनकी सभाएँ होती हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक तरह का संदेश जाता है। अन्यथा ये ऊपर की बात रह जाएगी और चुनाव चूँकि एकदम सामने है, तो उनके बीच में इस संवाद के लिए एक बेहतर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसमें अगर इंडिया दल समूह के लोग शामिल होंगे, तो इस न्याय यात्रा का एक बेहतर परिणाम मिलेगा और उसी तरह का एक राजनीतिक माहौल बनेगा, उससे ज़्यादा माहौल बनेगा, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बना था। जी, जी, दूसरी चीज़ कि इस यात्रा के बाद भी अगर आप शामिल हो जाएँगे, अगर शामिल होते हैं इंडिया दल समूह के लोग, तो इस यात्रा के पूरा होने के बाद फिर से वो अपने-अपने इलाकों में सक्रिय हो जाएँगे, स्थानीय जो नेता हैं। तो वो एक राजनीतिक माहौल बनेगा इस यात्रा के दौरान, उसको आगे बढ़ाने में वो कामयाब रहेंगे। तो अगर ये इंडिया दल समूह को एक अपेक्षित चुनावी लाभ लेना है, तो इस न्याय यात्रा में सभी गठबंधन के सभी दलों को शामिल होना चाहिए अपने-अपने इलाकों में। ये आवश्यक नहीं है कि पश्चिम बंगाल के यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी वहाँ चली जाए। या उत्तर प्रदेश की यात्रा में डीएमके के लोग शामिल हो जाएँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, जिन इलाकों से गुज़र रही है और जिसको या जिस किसी ने भी इस यात्रा का प्लान बनाया, बहुत बेहतर तरीके से बनाया है। ख़ास तौर कि इन इलाकों से गुज़रेगी जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे एक अच्छा माहौल बनेगा और एक एक बढ़िया संदेश जाएगा। तो मेरा जी, अपना जी, मानना है कि नीतीश कुमार जी को जो ज़िम्मेदारी दी जा रही है, अगर वो उस ज़िम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, तो इंडिया दल समूह के के गठन के पीछे जो उनकी मंशा रही है, उस मंशा को अंजाम तक ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। और मुझे अपने नाराज़गी ये कह सकते हैं या जो असंतोष कह सकते हैं, बहुत अनुभवी नेता है, हम और आप उनको सलाह देने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन जी, मेरा जी, सही मानना है बात। कि नीतीश कुमार जी अगर आगे रहेंगे, तो स इंडिया दल समूह की विश्वसनीयता और बेहतर होगी, न केवल राजनीतिक दलों में, बल्कि आम लोगों के बीच में भी। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नीतीश कुमार के बारे में जहाँ पे पूरी उनकी राजनीति के बारे में बताया, किस तरह से उनकी विश्वसनीयता है और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी संजीवनी का काम भी वह कर रहे हैं। और मैं धनंजय जी की बात करूँ, धनंजय जी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत हो रही है मणिपुर से। और जिस तरह से कल जो जयराम रमेश हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया के जो प्रभारी हैं, उन्होंने कल एक बड़ी बात कही जैसे अभी सुनील जी ने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन के सहयोगी जो हैं, वो साथ नहीं आते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने कल कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वर्चुअल बैठक जो होती है इंडिया गठबंधन की, उन्होंने उन्हें विपक्षी दलों के सहयोगी को उसमें आमंत्रित किया है उस यात्रा में शामिल होने के लिए। तो आप किस तरह से इस पूरे विषय को देखते हैं कि जो विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है इंडिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, किस तरह से उसका जो रोल है, किस तरह से अपना सब रोल इसमें निभाएँगे, किस तरह से आप पूरी विषय को देखते हैं? निमंत्रण दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और निमंत्रण देना एक ये होता है कि मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, आप सब आइए, एक निमंत्रण ये होता है। मैं राकेश भाई के पास और सुनील जी के पास मैं जाता हूँ, बोलता हूँ कि प्लीज़ आइएगा। ये भी निमंत्रण है। निमंत्रण कैसे दिया वो भी है ना, कि आप कैसे बुला रहे हैं। बिल्कुल। तो सबको बुला रहे हैं, देश में जितनी जनता सब आ जाओ। तो जैसे महत्वपूर्ण ये है कि न्याय यात्रा, जाहिर है न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पता नहीं क्या-क्या उसमें उन्होंने शामिल किया, मुझे अभी नहीं जानकारी है उतनी। लेकिन
न्याय यात्रा तो उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन देश आज़ाद हुआ था और देश की एक परिकल्पना की थी, आइडिया ऑफ इंडिया था और एक संविधान बना। वो संविधान क्या है? न्याय ग्रंथ है, सबके साथ न्याय। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, मुसहर हो, कोई हो, सबके साथ न्याय। ये तो न्याय ग्रंथ लिखा हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने ढेर सारे न्याय के काम किए। कांग्रेस पार्टी ने अगर अगर संविधान बना और कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया और जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ, क्या वो न्याय नहीं हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या वो न्याय नहीं था? ऐसे ढेर सारी चीजें, अनगिनत चीजें। तो न्याय तो उस दिन से चला रहा है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि न्याय की जो रफ्तार वो चली थी वो कहाँ पहुंची? राइट टू फूड भी न्याय ही है, राइट टू जॉब भी न्याय है, राइट टू एजुकेशन भी न्याय है। यूपीए 2 और यूपीए 1 ने जो काम किया वो भी न्याय का ही स्वरूप है, वो भी न्याय है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। हाँ, अब ये जो बीजेपी वाले प्रचारित कर रहे हैं राम मंदिर 370, ये सब न्याय की सीमा में नहीं आता है, न्याय की सरहद से बाहर है। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है कि दोनों पक्ष को जो है ये समझ में आए कि हाँ ये सही हुआ, दोनों पक्ष उसमें कहीं ना कहीं सहमति जताता हुआ दिखे। तो ये न्याय यात्रा का फायदा मुझे लगता है बिल्कुल मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन न्याय यात्रा से जीत मिल जाएगी ये मान लेना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। और जब राहुल गांधी सामाजिक न्याय की जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय का जो है सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आइडिया ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट रखा उसमें न्याय निहित है कि न्याय होगा, कई सारे काम हुए, लेकिन जो सामाजिक न्याय की जब चर्चा होती है तो समाजवादियों की चर्चा होने लगती है उसमें। और समाजवादियों की जब चर्चा होती है तो उसमें आज की तारीख में नीतीश कुमार एक अग्रिम पंक्ति के नेता उसके, और उन्होंने जो बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया, जो जाति सर्वेक्षण के बाद ये पाया गया कि चाहे कोई किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, मुसहर हो, सब में गरीबी है। और 33% जो है जो चिन्हित किए गए लोग, ये 33% लोग वो हैं, परिवार वो है जिनकी आमदनी 6,000 रुपए से कम है। उनके लिए क्या बेहतरी की जाए? उनके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि 2 लाख रुपया हम स्वरोजगार के लिए देंगे। 94-95 लाख लोग वो थे, परिवार वो रहे जिनके पास घर भी नहीं था, उनके लिए हुआ कि आपको 1,20,000 रुपया हम जमीन खरीदने के लिए देंगे और फिर 2 लाख रुपया आपको जो है रोजगार के लिए देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही सामाजिक न्याय है मौजूदा दौर में अगर बात करूं तो इसका सूत्रपात तो नीतीश कुमार ने किया। बिहार में न्याय की जब बात करते तो महिलाओं को क्यों छोड़ देंगे आप? 33% आरक्षण के लिए ढकोसला किया गया, वहां संसद में बैठ करके 33% आरक्षण अभी चल ही रहा है। बिहार में 50% आरक्षण लागू है महिलाओं के लिए, और तमाम जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव छोड़ दीजिए तो तमाम चुनावों में, पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, 50% वहां आरक्षण तय किया हुआ है। नौकरियों में, कई सारी नौकरियों में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो न्याय की बात तो वहां हो रही है। अब अभी देखिए यहाँ पे 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, रामलला का उद्घाटन होना है, या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा कहा जा रहा है मीडिया द्वारा कि पूरा देश राममय हो गया है। हालांकि मैं मानता हूँ पूरा देश मीडिया मोदीमय बनाने में जुटा हुआ है राम को हटा करके। अगर राममय हुआ होता तो शंकराचार्य वहां होते और वो धार्मिक विधि विधान से हो रहा होता, वो राजनीतिक विधि विधान से नहीं हो रहा होता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक रीति रिवाज से नहीं हो रही है, राजनीतिक रीति रिवाज से हो रही है कि राजनीति इसमें किसको कितना फायदा मिलेगा, बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन बिहार में आप जानिए कि उसी दिन 21 तारीख को, एक दिन पहले 21 जनवरी को सराय रंजन एक इलाका है जहां पे एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है। उसका नाम भी राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, और इसलिए नाम है राम जानकी कि राम जानकी नाम का जो ट्रस्ट है वहां का, उसने 11-12 एकड़ जमीन दी है और इस ट्रस्ट पे सरकार ने, बिहार सरकार ने बनाया है, ये कॉलेज बनाया है, मेडिकल हॉस्पिटल बनाया है। तो वो भी है। तो आपको एक नीतीश कुमार ने जितने काम किए हैं, मैं नीतीश कुमार का प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं कि ये सारी चीजों को अंडरलाइन किए जाने की जरूरत है कि बिहार में
मंदिर निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, मस्जिद के लिए कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। जैसा सुनील जी ने कहा कि बीजेपी के साथ रह के भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होने दिया बिहार में। और अगर वहां मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहां जॉब, सुनील जी ने बोला कि 1 लाख कुछ लोगों को जॉब दिया गया। सुनील जी 3 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब मिला, 36,000 तो कल दिया गया नियुक्ति पत्र, इसके पहले दिए गए नियुक्ति पत्र। और मैं एक जगह और बोल रहा था कि पेपर लीक का मामला अक्सर किया जाता है कि पेपर लीक हो गया, वहां पेपर लीक हो गया। राकेश भाई के यहाँ तो खूब हुआ है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भले चर्चा में है। और वो जो पेपर लीक वो कोई और नहीं करता, वो सरकार खुद करवाती है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं देना है। जब सरकार तय कर ले पेपर लीक नहीं होगा, तो पेपर तो छोड़िए, हवा लीक नहीं करेगी। बिहार में जो अभी बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम हुए, उसमें कहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई हवा लीक नहीं हुआ। जो गड़बड़ सड़बड़ लोग आए थे वो खुद ही छोड़ के मैदान भाग गए। इतने लेवल पे चेकिंग है। तो सरकार अगर चाहेगी तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? सरकार चाहेगी तो रातों रात चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन क्या सरकार चाहती है? तो मैं बोलूंगा इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर के जो सुनील जी कह रहे थे या राकेश भाई कह रहे थे कि नीतीश कुमार की ये भूमिका है, देखिए सबकी भूमिका है, हमारी भी भूमिका। हम अपने चैनलों पे आपके सामने बोल रहे हैं तो हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में बोल रहे हैं। कोई कह सकता है कि आप जो है कांग्रेसी हो या फलाना हो, कहने दे। हम बीजेपी के समर्थन में नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते कि आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। जो राजनेता का काम है, जो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो आप नहीं कर रहे हो। आप अपना काम नहीं कर रहे हो और दूसरे के काम में दखल दे रहे हो। जो महंतों का काम है, जो शंकराचार्यों का काम है, वो काम आप ले लिए हो, वो आपका काम है। तो आपने एक तो अपना काम नहीं किया, दूसरा दूसरे के घर में जाकर के कह रहे हैं कि नहीं मैं आपका घर बनाऊंगा और मैं यहाँ का महंत हूं। ये तो अतिक्रमण है, हिंदू धर्म पे अतिक्रमण किया है बीजेपी ने। और ये हिंदुओं को समझ में अभी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है 50 साल बाद इतिहास जब लिखा जाएगा तो समझ में आएगा कि बीजेपी ने, संघ ने मिलकर के हिंदू धर्म को कैसे बर्बाद किया। ये लिखा जाएगा, लिख लीजिए। आपने हिंदू धर्म का अतिक्रमण किया है, जैसे इस्लाम पे कुछ लोग, कुछ राजनीतिज्ञों ने कब्जा कर लिया, वैसे ही आपने किया। दोनों में कोई अंतर नहीं। आप बनाना भी चाहते हैं कट्टर। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि आप जो है, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए बड़ी हमदर्दी है, वहां जो हिंदू बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो आकाश मार दिया गया परसों तरसों, मार बाल्टी उसको सड़क पे मार दिया गया, अंडा बेचने वाले को, आकाश नाम के व्यक्ति को, वो भी तो हिंदू था। पाकिस्तान का ये वीडियो अगर हिंदुस्तान में दिखाया जाए तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का खून खौल जाएगा। लेकिन उस आकाश नाम के युवक को जो मार बाल्टी बीच सड़क पे दिन दहाड़े मारा गया, किसी का खून खौला? तो आप नकली हिंदू। और असली हिंदू तब होते जब आपको इतनी चिंता है, तो आप ले आइए पाकिस्तान में ये बांग्लादेश में, दूसरे देशों में जहां हिंदू हैं उनको ले आइए और 5-5 एकड़ जमीन दे दीजिए। सरकार के पास तो बहुत जमीन है, उद्योगपतियों के तो हजारों एकड़ जमीन देते हैं। तो कुछ एकड़ जमीन देकर के बसा दीजिए उन तमाम लोगों को ला करके। इजराइल में तो यहूदियों के साथ ऐसा किया गया, कर दीजिए आप। कौन रोक रहा है आपको? क्यों रोकेगा आपको? हम तो पहले व्यक्ति होंगे जो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल तमाम उन लोगों को लाया जाना चाहिए जो असुरक्षित हैं दूसरे देशों में धर्म के नाम पर। वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको वो करना नहीं। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, तो इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। सत्ता हर पार्टी को चाहिए, लेकिन सत्ता के साथ आप सत्ता पे आके करना क्या चाहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सत्ता पे आकर के आप नागरिकों के सुख सुविधा का, उसको आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? और देश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ एक तरीके से होगा, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, कि आप जो है, मोदी जी कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे क्या? वहाँ पदयात्रा करेंगे? वहाँ उनको 21 दिन का, 11 दिन का जो अनुष्ठान रखा है, तो पदयात्रा पे निकलना चाहिए था दिल्ली से, बढ़िया रोड शो भी हो जाता। निकल लेते अयोध्या के लिए अभी से, कि देखो इतनी यात्रा करके हम आए। राहुल गांधी ने किया ना भाई 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा, तो मोदी जी को निकलना चाहिए था पदयात्रा पे। तो आप तो हवाई जहाज से जाओगे, हेलीकॉप्टर जाएगा, आपके साथ गाड़ियां जाएगी। निमंत्रण दिया, क्या दिया? निमंत्रण दिया तो कहा है कि तमाम लोग, जो भी संत महंत आएंगे, अपने चेलों को लेके नहीं आएंगे। जिनको निमंत्रण दिया गया है कार्ड, वो एक व्यक्ति के लिए और वही आएंगे। और आपको 1 किलोमीटर पहले ही जो भी आपकी गाड़ी सवारी है छोड़ करके आना होगा, पदयात्रा करके आना होगा। और आप तब मंदिर दर्शन करने जाएंगे जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, ये कहा गया है। तो क्या है ये? धार्मिक आयोजन है? धार्मिक आयोजन महंत नहीं है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी है इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो देश जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं, जहां अभी भी संविधान सर्वाइव करता है। भले हाशिए पर संविधान को खड़ा कर दिया आपने, लेकिन संविधान को फेंका नहीं है निकाल करके, गंगा में नहीं बहाया संविधान को। संविधान रखा हुआ है, उसी संविधान की शपथ ली है आपने।
तो नरेंद्र मोदी जो है किसी शपथ को नहीं निभाया। जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में आने से पहले, वो वादे भी नहीं निभाए। न किसानों को दुगनी आय दी, न 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां दी, जब 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में डाला, न महंगाई घटाई, न जो है काला धन पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। आपकी सत्ता मजबूत होती रही और राम को बदनाम कर रहे हैं। तो हिंदुओं की चेतना जो है, जो तलवार लेकर के लाठी लेके घूम रहे हैं, मैं उनको हिंदू नहीं मानता। हिंदू वो हो ही नहीं सकता जो तलवार लाठी लेके घूम रहा है दूसरे को मारने के लिए। तो नकली हिंदू। असली हिंदू जो है वो परहित सरित धर्म नहीं भाई मानता, जो सबका कल्याण करने की बात करता है। जी जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि जो इस तरह से एक आजकल राजनीति को जिस तरह से धर्म से जोड़ा गया है, वह कहीं न कहीं देश की राजनीति को भी अलग दिशा दे रहा है और उसके जो परिणाम हैं, वो आने वाले समय में लोगों को पता चलेंगे कि उनके लिए कितने अच्छे हुए या कितने बुरे हुए। और इसी प्रश्न को लेकर मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर राकेश जी के पास आता हूँ। राकेश जी, जैसे आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में जानते ही हो और आज शुरू हो रही है और धनंजय जी ने भी उस पे प्रकाश डाला और साथ ही सुनील जी ने भी कहा। तो कल जयराम रमेश का फिर मैं दोबारा से उद्गत करता हूँ। उन्होंने कल कहा कि एक पत्रकार के सवाल पर कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा और एक राजनीतिक यात्रा है। ये विचारधारा की यात्रा है और चुनावी यात्रा नहीं है। तो इसके क्या मायने हैं? आवाज आ रही मेरी आप राकेश सहचल जी आपके पास? कनेक्टिविटी में शायद प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ। मैं सुनील जी के पास आता हूँ इसी प्रश्न को लेकर। सुनील, जैसे मैंने राकेश जी से पूछा था कि जो कल जयराम रमेश जी का जो बयान था, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि चुनावी यात्रा है, इसके चुनावी क्या फायदे आप देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और ये विचारधारा की यात्रा है। ये चुनावी यात्रा नहीं है। तो चुनावी यात्रा नहीं है और राजनीतिक यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, इसके क्या मायने आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल जयराम रमेश ने बात सही कही। चुनावी यात्रा तो ये जहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव में जाकर के आप लोगों से वोट मांगिए। आप ये देखिए कि पोलिंग बूथ पे कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। चुनावी प्रबंधन देखिए आप। यह एक जो कोशिश राहुल गांधी ने किया कि एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाने की, यह उस कोशिश के तहत इसको देखा जाना चाहिए। है वही, इसका अंतिम परिणाम, इसका अंतिम लक्ष्य वही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। राहुल गांधी भी कहते रहे, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन एक इस यात्रा के माध्यम से ही आप मत ये केवल चुनाव का ही हिस्सा नहीं हो सकता। इन यात्राओं से एक तरह की एक वैचारिक धरातल भी तैयार करने की कोशिश किया है। एक लोगों के बीच में संदेश देने की कोशिश की है कि जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस राजनीति से हम असहमत हैं और लोगों का आह्वान कर रही है कि आप हमारे साथ आइए। तो एक वातावरण बनाने की एक कोशिश है, एक राजनीतिक पहल है ये, जिसका परिणाम निश्चित रूप से चुनावी होगा। लेकिन इसको केवल एक चुनावी यात्रा का नाम दे देना, मुझे लगता है कि इस पूरे की पूरी यात्रा का अवमूल्यन है। लोगों के बीच में ये संदेश देने की आवश्यकता है, एक वैचारिक धरातल बनाने की आवश्यकता है और इसको स्वीकार सभी दलों को करना चाहिए कि यह एक बड़ी पहल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको केवल चुनावी अगर आप मानेंगे, तो आप इस पूरे आयोजन का एक अवमूल्यन है ये। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहे हैं, लेकिन एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। यह यात्रा इस बात की भी कोशिश हो सकती है कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, वो एक साथ कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने की, लोगों के बीच में जाने की। तो मात्र चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन इसका चुनावी लाभ निश्चित रूप से अगर कोई आप राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, तो उसका चुनावी लाभ तो मिलता ही मिलता है ना। चुनावी लाभ के लिए करते हैं आप, अपने लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। लेकिन इसका व्यापक असर तभी होगा, जो कि इसमें इंडिया दल समूह के सभी लोग शामिल हों। इस यात्रा के दौरान उन सभी विषयों को विमर्श में लाने की कोशिश की जाए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के खिलाफ जिन विकल्पों की बात कर रहा है, उनको विमर्श में लाने का प्रयास किया जाए, लोगों के बीच में जाया जाए।
अगर इंडिया दल समूह अयोध्या के राम जन्मभूमि निर्माणाधीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर शामिल नहीं हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? अगर यह विमर्श में आप नहीं लाते हैं, तो अप अपने लोगों को आप प्रभावित नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं गए आप? ये विमर्श में लाने की आपको आवश्यकता है। अगर शंकराचार्य से संतुष्ट हैं और हम उनके साथ हैं, अगर शंकराचार्य संतुष्ट है तो क्यों संतुष्ट है? और क्या उनका संतुष्ट होना किसी धार्मिक आयोजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? उसको खारिज कर दिया जाए। ये तमाम विषय आपको लाने पड़ेंगे लोगों के बीच में, जो कि अब इसलिए आवश्यक हो गया कि जो संचार के माध्यम है, जो मीडिया है, वह उसका उन विषयों की चर्चा नहीं कर रहा। कहीं ये बात नहीं हो रही है कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्यों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक बड़ा समूह है। अगर ये शंकराचार्य अस्तित्व में हैं, तो केवल इसलिए थोड़े हैं कि 2-4 लोग उनके साथ हैं। एक बड़ी तादाद, एक बड़ा धर्मावलंबियों की बड़ी जमात उनके साथ है, उनके समर्थन में है। उनके उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं। बड़ी जमात है इनकी, इसलिए वो अस्तित्व में है। आप धार्मिक हों, न हों, धार्मिक परंपराओं को मानते हों, आप आस्तिक हों, नास्तिक हों, लेकिन एक संस्था है और संस्था सदियों से चली आ रही है। जो हिंदू धर्म के जो की शास्त्रीयता है, उसके प्रचार-प्रसार के लिए है। लेकिन उसमें भी हमले हो रहे हैं। तो आप इन विषयों को भी लोगों के बीच में ले जाना होगा कि जो धर्म के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच भावनात्मक मुद्दे बनाने के प्रयास कर रहे हैं, वह कितने धार्मिक हैं और शंकराचार्यों की नाराजगी को या असंतोष को क्यों उसका महत्व है। मतलब तमाम विषयों की चर्चा करनी पड़ेगी और इसलिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है। मेरा मानना ये है। और निश्चित रूप से इस न्याय यात्रा की सफलता तो तभी होगी जब इंडिया दल समूह के जितने भी सदस्य हैं उस यात्रा में शामिल हो और उन बातों को एक साथ कहें। जैसे कि अभी जो कल की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद एक अच्छा लक्षण दिखाई पड़ा कि किसी ने एक दूसरे के विपरीत कोई बात नहीं कही। इस तरह की एकता ही दिखानी पड़ेगी और अपने मुद्दों को लोगों के बीच में आपको ले जाना पड़ेगा। जी। जी, जी, बिल्कुल टिका एकता की बहुत आवश्यकता है और जिस तरह के मुद्दों की आपने बात की, धनंजय जी ने उन्हीं मुद्दों को मुख्य रूप से उभारा था कि ऐसे मुद्दे वास्तव में जनता के बीच ले जाने की आवश्यकता है और लोगों को अवॉइड करने की भी आवश्यकता है। मैं राकेश अचल जी के पास आता हूँ। शायद उनको कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है और अचल जी जैसे कि जो मुख्य बात है कि जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं, जो राजनीति में इस समय हावी होते दिखाई देते हैं और साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों एक ही समय में लगभग अपनी दिशा पकड़ेंगे। तो ऐसे में जो लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना है या राजनीतिक मुद्दों के प्रति जो एक जागरूकता का जितना गंभीरता होनी चाहिए, क्या वो उसमें कुछ अभाव देख रहे हैं आप या राजनीतिक रूप से लोगों में जागरूकता आप पूरी तरह से देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, अभी सुनील जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इस समय न्याय यात्रा केवल चुनावी लाभ के लिए आप निकाल रहे हो तो इससे कोई लाभ गठबंधन को होने वाला नहीं है। इस समय एक तरफ भगोनी में चढ़ा हुआ गर्म दूध है जो उफान पर है और दूसरी तरफ उस पानी की जरूरत है जो इस उफान को रोक सके। तो ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये अगर इस भूमिका में आ जाए और जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं भाई, जैसे हम प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध सनातन मूल्यों के खिलाफ है। हमारे धर्माचार्य जो सुप्रीम है, जो शंकराचार्य हैं, उनके मतों के खिलाफ है। तो हमें ये बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी और हमें 3.5 करोड़ लोग जो वो ढोके अयोध्या ले जा रहे हैं, उसके बजाय जो लोग अपने घरों पर रहे, देश की आबादी तो 140 करोड़ है, उन लोगों तक भी ये बात पहुंचानी होगी कि एक तरफ धर्म का धंधा हो रहा है और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता की फजीयत हो रही है, उसकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये न्याय यात्रा इस संदेश को जनता तक पहुंचा सकती है तो इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, चुनावी लाभ भी मिलेगा और समाज में जो ताना-बाना टूट रहा है उसको जोड़ने में भी काफ़ी सुविधा महसूस हो सकती है, ऐसा मैं मानता जी, 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 जी। वास्तव में आवश्यकता ये है कि सामाजिक ताना-बाना बना रहे और लोगों में जो एकता का सूत्र है वह पूरा बना रहे।
और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ। और जिस तरह से आपने पूरे विषय को, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जो संयोजक का पद है, कन्वीनर का पद है, और जिस तरह से शांति भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और वर्तमान परिदृश्य में जो जिस तरह से राजनीति में जो जन सरोकार के मुद्दों को पीछे धकेल कर दूसरे मुद्दों को आगे किया जा रहा है, धर्म से की जो आस्था का जो विषय है उन लोगों को उभारा जा रहा है, तो ये तमाम मुद्दे इसमें भारतीय राजनीति के अंदर दिखाई देते हैं। और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, भविष्य बताएगा कि भारतीय राजनीति की दिशा किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, या धार्मिक आस्थाओं के नाम पर आगे बढ़ेगी आने वाले समय में, या जन सरोकार के मुद्दे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, या दूसरे जो अन्य विषय हैं जो आम आदमी से जुड़ते हैं। और आप सभी ने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस विषय को रेखांकित किया है, बड़ी उसकी उसको परिभाषित किया है। और मुझे विश्वास है जिस तरह से आप सभी ने विषय को उत्कृष्टता प्रदान की है, हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और साथ ही मकर संक्रांति की एक बार पुनः आप सभी को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।